साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा रीट एग्जाम का प्री डीवी रिजल्ट जारी हो चुका है। अब आगे काम है डीवी का, यानी कि दस्तावेज सत्यापन का। तो रीट एग्जाम में आपका दस्तावेज सत्यापन किस तरह से आयोजित किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको रीट एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है, आगामी सप्ताह में आपके रीट लेवल फर्स्ट का जो कोर्ट केस है उसका भी फैसला आएगा, तो वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको मालूम है, लेवल 2 में कुछ सब्जेक्ट के स्क्रूटिनी फॉर्म कंप्लीट भी हो चुके हैं, तो कुछ के लास्ट डेट 25 तारीख है, लेवल फर्स्ट के भी लास्ट डेट 2 जुलाई है। तो स्क्रूटिनी फॉर्म भरने के बाद विभाग द्वारा जब भी डीवी शेड्यूल जारी किया जाएगा, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी रीट एग्जाम से जुड़ी अपडेट, चाहे वो कोर्ट से आए, विभाग से आए या बोर्ड से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर देखने को मिले। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से रीट में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग द्वारा है वो आयोजित किया जाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड की मैक्सिमम हर भर्ती में जिस तरह से डीवी होता है विभाग द्वारा, ठीक उसी तरह आपका रीट एग्जाम का भी होगा। तो जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंट द्वारा किया गया उसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, विभाग द्वारा डीवी शेड्यूल जारी होता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपका डीवी कौन से जिले में है, जिले के अंदर कौन से स्कूल में है, और इसके अलावा डीवी आपका कब होगा, कितने कौन से समय में होगा, 10 AM वाले टाइम में होगा या 2 PM वाले में। कुछ डिपार्टमेंट क्या एक दिन में 2 शिफ्ट रखते हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट एक ही शिफ्ट में सभी कैंडिडेट को बुलाते हैं। तो वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर कि वो आपको किस तरह से बुलाएंगे। तो जब डीवी शेड्यूल आएगा उस समय आपको ये पता चलेगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कौन सी डेट पर, कौन से स्कूल में और कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो जो भी आपकी डेट आती है उस डेट पर आपको डीवी के लिए पहुंच जाना है। और जब आपका डीवी होगा तो सबसे पहले आपके एंट्री पर आपका आईडी चेक किया जाएगा। आईडी कार्ड के अलावा आपका बायोमेट्रिक भी किया जाएगा, और उसके बाद वो आपको टीम बता देंगे या फिर दल बता देंगे, आपको रूम नंबर भी अलॉट कर दिया जाएगा। या फिर कुछ विभाग में क्या होता है, कहीं कहीं स्कूलों में ऐसा होता है कि बाहर बोर्ड लगा होता है और उनके सामने रोल नंबर दे रखे होते हैं, जिससे कि कैंडिडेट को पता चल जाता है उनका कौन सा दल है, वो कमरा संख्या कौन से दल में उनको पहुंचना है। या फिर कुछ ऐसा होता है कि बोर्ड नहीं लिखा होता है, और फिर वहाँ पर उनको जब रजिस्ट्रेशन होता है तब वहाँ पर उन्हें अलॉट किया जाता है कि आपका रूम नंबर कौन सा है और वहाँ पर जो दल है वहाँ पर आपको कहाँ पर पहुँचना है। आपके सामने दल में 2 सदस्य होते हैं तो कहीं पर 3 होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, वो एक साइड तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करता है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करता है, और दूसरा आपके फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट के हैं वो चेक करता है। अब ओरिजिनल जो चेक करेगा वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, चाहे आपके शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड हो, जाति प्रमाण को लेकर हो, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर हो, या फिर जो भी आपने अदर सर्टिफिकेट बनाया, सब ओरिजिनल वो चेक करेगा। दूसरा आपका फोटोकॉपी सेट करेगा, फोटोकॉपी जो आपने बनाई है वो आपका चेक करेगा, क्योंकि फोटोकॉपी सेट है वो वहाँ पर सबमिट होते हैं। ओरिजिनल तो आपके चेक करके आपको वापस भी दे दिए जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि कुछ कैंडिडेट को पात्र किया जाता है, तो कुछ कैंडिडेट को अपात्र किया जाता है, तो कुछ कैंडिडेट को प्रोविजनल किया जाता है। ये किस केस में किया जाता है उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके, यानी कि जब आपका डीवी शेड्यूल जारी होगा तो उस समय आपको बता दिया जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो किस क्रम में आपको रखना है। उसमें आपको एक चेकलिस्ट देखने को मिलेगी और उसी चेकलिस्ट के अनुसार आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो सेट करने होंगे। तो जैसा कि बाकी भर्ती परीक्षा में होता है उसी के अनुसार सबसे पहले होता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म होता है, किसी कुछ डिपार्टमेंट एडमिट कार्ड की भी कॉपी मांग लेते हैं। इसके अलावा स्क्रूटिनी फॉर्म हुआ है, ये सब चीज़ें आपके जरूरत होगी जब डीवी, यानी कि अगर अभी तक आपने अपना स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म आपके जब आप डीवी होगा तो उस समय आपसे स्क्रूटिनी फॉर्म का भी प्रिंट मांगा जाएगा और उसकी जो रिसिप्ट है उसका भी प्रिंट मांगा जाएगा। उसके बाद आपके शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, फिर चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन हो, अगर कोई फर्स्ट लेवल का तो BSTC का हो, लेवल 2 के तो उनकी बीएड का जो सर्टिफिकेट है वो है, अंक तालिकाएं हैं, और अगर किसी ने आवेदन के समय पोस्ट ग्रेजुएशन का रखी है तो उसका जिक्र किया है तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो शैक्षणिक योग्यता, फिर चाहे आपने अगर शैक्षणिक योग्यता में RSCIT सर्टिफिकेट का भी जिक्र किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा जब आपका डीवी होगा। तो इस तरह से शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जितना भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन करते समय जो आपने डिग्री हो, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट हो जिसका जिक्र किया है, तो वो सब डॉक्यूमेंट आपको उनके अंक तालिका भी दिखानी होगी और वो सर्टिफिकेट भी दिखाने होंगे। अब अगर ग्रेजुएशन करेंगे तो उसकी सभी सेमेस्टर की अंक तालिका आपको दिखानी होगी।
इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रमाण पत्र ओरिजिनल भी लेके जाना होगा। और अगर आपने उसका मूल्यांकन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके बाद का बनाया है तो फिर इसके साथ आपको एफिडेविट भी लेके जाना होगा। इसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र में भी ऐसा है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है तब तो आपका जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। लेकिन आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो आपको एफिडेविट देना होगा। और इसके अलावा OBC, EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट है या फिर MBC नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर, इनके अगर जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया तो इन्हें एफिडेविट देना होगा और वो भी मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड रहता है। इसके बाद ज्यादा पुराना है इससे तो फिर आपको नया बनाना होगा और DV के समय नया भी लेके जाना होगा और जो पुराना बना हुआ वो भी लेके जाना होगा। इसके अलावा आपको चरित्र प्रमाण पत्र 3 आवश्यकता होगी, जिसमें से एक तो जहां से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का चरित्र प्रमाण पत्र होगा और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और जो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र वो लेटेस्ट होने चाहिए। इसके बाद सामान्य घोषणा पत्र, यानी कि आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कोई भी दस्तावेज आपके जाली नहीं है, अगर पाया जाता जाली तो आपकी नियुक्ति तुरंत निरस्त कर दी जाएगी। इसको लेकर एक सामान्य घोषणा पत्र होता है वो भी आपको दिखाना होता है और इन सभी के फॉर्मेट पर चर्चा मैं कल ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर कर चुका हूं, अगर वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगर किसी ने फॉर्म में मैरिड लिखा तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा और जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ तब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे तो उनका प्रमाण पत्र किस तरह से फॉर्मेट है वो भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको प्रमाण पत्र बनाना होगा। इसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र सभी कैंडिडेट के लिए लागू है, चाहे वो विवाहित है अविवाहित है, सभी कैंडिडेट के लिए होगा और उनके जो भी संतान संबंधी घोषणा पत्र का फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, तो उसके अनुरूप आपको वो फिल करके वहां पर दिखाना होगा। इसके बाद आता है दहेज घोषणा पत्र। दहेज भी चाहे आप विवाहित है, कोई महिला परित्यक्ता है, विधवा है या फिर आप अविवाहित है, फिर भी दहेज घोषणा पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। जो अविवाहित है उनके प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है उसमें लिखा हुआ होता है कि वो भविष्य में जब भी शादी करेंगे तो दहेज नहीं लेंगे और जो विवाहित है उनका लिखा होगा कि उन्होंने विवाह के समय दहेज नहीं लिया है। तो ये सब फॉर्मेट आपके बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा और वैसे अभी टेलीग्राम बंद है इसलिए टेलीग्राम पर प्रोवाइड नहीं हो सकता है। अगला धूम्रपान गुटखा सेवन वचनबद्ध प्रपत्र, यानी कि आप किसी भी प्रकार का धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं, गुटखे का सेवन नहीं करते तो उसको लेकर जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको दिखाना होगा और उसका भी फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र। संविधान को लेकर आप संविधान का पालन करेंगे, उनके कर्तव्यों का जो भी संविधान के अनुरूप है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। इसको लेकर जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आता है नमूना हस्ताक्षर हैंड रिटन वाला, यानी कि जिसमें आपके इंग्लिश पैरा लिखा होता है और हिंदी पैरा लिखा होता है। उसके नीचे आपको इंग्लिश के नीचे इंग्लिश की राइटिंग में आपको अपनी राइटिंग में लिखना होता है और हिंदी के नीचे आपको अपनी राइटिंग में हिंदी में लिखना होता है, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, आपके रीट एग्जाम के रोल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब चीज़ें जानकारी पूछी जाती है। इसके बाद विकल्प पत्र, यानी कि किसी का सिलेक्शन अगर TSP और नॉन TSP दोनों से हो चुका है तो फाइनली रूप से अस्थायी रूप से जो भी है अगर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो वो नियुक्ति किस में चाहता है, नॉन TSP में या TSP में। इसके लिए विकल्प पत्र भी उन्हें प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी है जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन से अगर किसी ने फॉर्म फिल किया है तो उसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दिखाना होगा। PH कैटेगरी से आवेदन किया तो PH कैंडिडेट को उनका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उनके बाद में मेडिकल जांच भी होगी। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वालों कैंडिडेट के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी जांच होंगे। इसके अलावा अगर कोई महिला ने परित्यक्ता या विधवा कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उन्होंने वापस विवाह नहीं किया, इसको लेकर उनको भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाते हैं और उसके बाद अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट सही सही दिखा दिए हैं तो आपके लिख लेंगे पात्र। और अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो वो फिर आपको एक टाइम पीरियड दे देंगे कि भाई 2-3 दिन के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो, कोई एफिडेविट को लेकर हो या किसी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में नाम में कोई त्रुटि है तो उसके एफिडेविट को लेकर हो या चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर हो, जिस प्रकार की भी डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो वो आपको एक टाइम पीरियड देंगे और आपको प्रोविजनल कर देंगे और फिर उस टाइम पीरियड में अगर आपने दिखा दिया तब तो वो वापस से प्रोविजनल से पात्र कर देंगे। अगर नहीं दिखाओगे तो वो फिर आपको प्रोविजनल कैटेगरी में ही रखा जाएगा और जो कैंडिडेट एब्सेंट रहेगा उसे अपात्र कर देंगे। या फिर किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो बोल देता है वहीं कि भाई ये डॉक्यूमेंट अब मेरे पास नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर उनको भी अपात्र किया जाता है। या फिर अगर किसी ने जैसे कि गलती से SC कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया था, रियल में वो OBC कैटेगरी का है और अब रिजल्ट तो उसका SC कैटेगरी के अकॉर्डिंग आया, उसने SC कैटेगरी की तो कट ऑफ क्लियर कर दी है, इस वजह से उसका DV में नाम आ गया, लेकिन रियल में वो OBC कैटेगरी का बंदा है और अगर उसने OBC की कट ऑफ क्लियर नहीं की है
क्रॉस नहीं किए तो फिर जब डीवी होता है तब पता चलता है कि ये एससी कैटेगरी का नहीं था, ओबीसी कैटेगरी का था, गलती से इसने एसटी कैटेगरी में आवेदन कर दिया तो फिर उनको अपात्र कर दिया जाता है। या फिर अगर आपका कोई सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है तो भी अपात्र कर दिया जाता है। तो ये होता है, कभी किसी कैंडिडेट को पात्र किया जाता है, किसी कैंडिडेट को अपात्र किया जाता है, किसी कैंडिडेट को प्रोविजनल किया जाता है। इसके पीछे का ये रीजन है। और एक बार डीवी होने पर अगर आप नहीं पहुंचते तो एब्सेंट कैंडिडेट को भी मौका दिया जाता है, एक बार और अतिरिक्त मौका दिया जाता है। यानी कि जब भी डीवी शुरू होती है उस डेट पर अगर किसी भी कारणवश आप अपना डीवी नहीं करवा पाते हैं, आपका हो सकता है उस डेट में कोई दूसरा एग्जाम हो या कोई भी पर्सनल रीजन की वजह से, तो एब्सेंट कैंडिडेट की जब लिस्ट आती है तो उसमें आपका नाम आ जाता है। उस समय आपको जाना होता है। अगर उस समय भी आप नहीं जाओगे तो आगे आपके डीवी पर विचार नहीं किया जाता है और इसकी समस्त जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी। इसके अलावा किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।